हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स के एक्सरसाइज का पार्ट 3। लास्ट मेरे वीडियो में आपने देखा था एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा सॉल्व किया था। अब ये पार्ट में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 जो थ्योरी पार्ट के क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे कैसे लिखना है वो मैंने दिखाया है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, तो अब मेरे लास्ट वीडियो में जो पूरा लेसन हमने देखा था तो उसमें ही ये सब एक्सप्रेशंस हुए हैं जो यहाँ पे जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाकर आंसर्स। तो ये जो है उसका एक्सप्लेनेशन वो मेरे लास्ट वीडियोस में, दैट इज़ वीडियो नंबर पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक पूरा डिटेल में हमने ये पूरा लेसन देखा है। पूरा लेसन कंप्लीट मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो सिर्फ ये इसमें मैं आज आपको जो कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आंसर में का उतना ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि फिर से रिपीटेडली अगर हर एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो वो रिपीटेशन हो जाएगा। वही करके आगे के अभी बहुत सारे लेसन हैं, अपने को वो भी लेसन की तरफ जाना है। ठीक है, तो आज सिर्फ ये रोटेशनल डायनेमिक्स के एक्सरसाइज का थ्योरेटिकल जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 11 तक उतना करेंगे। सेकेंड मेरे जो एक्सरसाइज देखो आप पार्ट रह गया है वो सेकेंड वीडियो में, यानी इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट देखने वाले हैं और कैसा लिखना है सिर्फ मैं थोड़ा सा एकदम से डिटेल नहीं लूँगी, सिर्फ आउटलाइन आपको बताऊँगी कि ये ऐसा ऐसा आंसर है। बस डिटेल अगर आपको वो एक्सप्रेशन देखना है तो आप मेरे बाकी के वीडियोस ज़रूर देखिएगा। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द थर्ड क्वेश्चन। तो पहले मैं ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे रीड करती हूँ। क्या है? वाइल ड्राइविंग अलोंग एन अनबैंक्ड सर्कुलर रोड अ टू व्हीलर राइडर हैज़ टू लीन विद द वर्टिकल। वाई इज़ इट सो? With what angle the rider has to lean? Derive the relevant expression. Why such leaning is not necessary for a four-wheeler. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या कि अगर अनबैंक रोड सर्कुलर रोड है, रोड कैसा दिख रहा है आपको? अनबैंक सर्कुलर रोड। तो टू व्हीलर चलाते समय वो टू व्हीलर वाला राइडर हैज़ टू लीन विद द वर्टिकल। आपने देखा है इनर साइड की तरफ अगर ये अनबैंक रोड है तो अगर उसको सर्कुलर रोड है अनबैंक, तो उसको अगर टर्न होना है तो वो क्या करता है कि इट इज़ लीन, अंदर के साइड को झुकता है। ठीक है, आप भी करते होगे। आप अगर टू व्हीलर चलाते समय आपको देखना है, अगर करके दे आप अगर टर्न करते हो तो आप जो साइड पे टर्न करते हो वो साइड पे थोड़ा सा आप ऐसे झुकते हो। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं लीन। ठीक है, वाई इज़ इट सो? ये क्यों हो रहा है, क्यों होता है? विथ वॉट एंगल द राइडर हैज़ टू लीन, और वो एंगल कौन सा है जो एंगल से वो लीन होता है, यानी इनर साइड को ऐसा थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। राइडर इंक्लाइंड होता है, तो वो एंगल क्या है वो भी निकालना है। देन डिराइव द रिलेवेंट एक्सप्रेशन, यानी एंगल क्या है वो पूछा है, उसका एक्सप्रेशन भी पूछा है। ये सब हुआ है मेरे लास्ट वीडियोस में, आप देखो। वाई सच अ लीनिंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ फोर व्हीलर। अगर यही अगर टू व्हीलर के लिए ऐसा है, बट अगर फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर भी ऐसे थोड़ी सी हो जाएगी क्या? यानी अंदर की साइड अगर आप यानी टर्न करते करते जो साइड टर्न ले रहे हो वो साइड वो ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगी क्या? तो वो ही पूछा है। तो यानी 3 क्वेश्चन इसमें है। फर्स्ट है वाइल ड्राइविंग अलोंग एन अनबैंक रोड अ टू व्हीलर राइडर हैज़ टू लीन विद द वर्टिकल। वाई इज़ इट सो? दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। सब क्वेश्चन विथ वॉट एंगल द राइडर हैज़ टू लीन, ये भी एक क्वेश्चन है। एंगल क्या है जो राइडर वो साइड से अगर टर्न होता है तो। और थर्ड क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। वाई सच अ लीनिंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फोर व्हीलर, ये है फोर्थ क्वेश्चन। यानी एक ही क्वेश्चन में ये आपको 4 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट का आंसर देखेंगे अभी क्या है। तो
ठीक है। तो दिस इज़ आपको ये हैंड राइटिंग में दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सब पूरा मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप उसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, यानी आपके पास में ये रहेगा रीड करने के लिए, फिर आप आपके हिसाब से उसका आंसर बना सकते हैं। ये सिर्फ हिंट है, अगर आपको आपके हिसाब से आंसर अगर उसको चेंज करना है, आपके वर्ड में लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आपको दिखाई दे रहा है कि साइक्लिस्ट लीन ऑन वन साइड वाइल मेकिंग एन टर्न बिकॉज इफ़ ही डजेंट ही विल बी ड्रैग अवे बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो अगर अनबैंक रोड है और ये सर्कुलर रोड है, तो अगर साइकिलिस्ट या टू व्हीलर वाला अगर वो रोड से टर्न होता है तो वो इनर साइड की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है खुद। कि ऐसा क्यों होता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा, सीधा सीधा अगर उसकी साइकिल या टू व्हीलर रखेगा, तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, ड्रैग अवे, यानी उसको अगर ऐसा ही सीधा सीधा ही अगर उसने स्ट्रेट ही रखी उसकी साइकिल, यानी अंदर के साइड उसने इंक्लाइन यानी वो झुक नहीं गया, तो क्या होगा कि उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसको वो फेंक दिया जाएगा। ठीक है, ड्रैग अवे बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो यानी क्या है कि जो इनर्शिया की डायरेक्शन है वो उसको फोर्स करी है, वो उसकी वजह से वो ट्रैवल कर रहा है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, अगर वो ऐसा करता नहीं है, अगर वो टर्न करते समय वो साइड में थोड़ा सा ऐसा करता नहीं है, तो क्या होगा, तो जो फोर्स की वजह से वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो रोड के बाहर या वो गिर सकता है, ऐसे सिंपली वर्ड में मैं बोलती हूँ, वो गिर सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अ साइक्लिस्ट लीन ऑन वन साइड वाइल मेकिंग अ टर्न बिकॉज इफ़ ही डजंट ही विल बी ड्रैग अवे। ठीक है, किसकी वजह से ड्रैग होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, अब इन सिंपल वर्ड्स द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन विल फोर्स हिम टू ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। Okay, in order to resist this and make a turn in the direction he wants, he will have to produce a net force in that direction. अगर वो साइड में थोड़ा सा झुकता क्यों है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा फोर्स देना पड़ता है जो साइड में उसको टर्न होना है। अगर ये साइड में अगर उसको टर्न होना है, यानी लेफ़्ट साइड में अगर वो टर्न कर रहा है, तो वो साइड में उसको फोर्स देना ज़रूरी रहता है, अदरवाइज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्रैग हिम अवे फ्रॉम द रोड। समझ में आया? तो सो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है इन ऑर्डर टू रेजिस्ट दिस, यानी उसको अगर ड्रैग करने से रेजिस्ट करना है एंड मेक अ टर्न, अगर टर्न करना है इन द डायरेक्शन ही वॉन्ट्स, he will have to produce a net force in that direction. He can do so by bending his cycle in that direction. समझ में आया? इसलिए वो अपनी साइकिल को बेंड करता है वही डायरेक्शन में। ओके, अब टू व्हीलर को भी आप देखोगे थोड़ा सा आपको बेंड करना पड़ता है। ठीक है, द मोमेंट ही डज सो, अगर ये क्यों कर रहा है, द ग्राउंड एक्सर्ट द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स विच इज़ डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ही वॉन्ट्स टू मेक द टर्न। अब क्यों ऐसा कर रहा है, अब ग्राउंड जो है, नीचे के जो ग्राउंड है, ये क्या ऑफर कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन रोड एंड टायर। ठीक है, तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, और वो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहता है, इट इज़ डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन में उसको टर्न करना है, वो डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर कर रहा है। ठीक है, द बॉडी, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि द मोमेंट ही डज सो द ग्राउंड एक्सर्ट्स द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आना चाहिए, विच इज़ डायरेक्टेड इन, कैसा रहता है वो, उसकी डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स की, इन द डायरेक्शन ही वॉन्ट्स टू मेक द टर्न के डायरेक्शन की तरफ ही रहती है। द बॉडी वेट इज़ काउंटर्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वेट को कौन बैलेंस करता है, तो इट इज़ काउंटर्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, यानी mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r।
ये देखा था, ये सब एक्सप्रेशन मेरे हो गए हैं। सिर्फ आप उसको एक बार देखो, फिर ये एक्सरसाइज देखो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्टली ये एक्सरसाइज करोगे तो ये कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रही कि आप पूरा लेसन पहले रीड करो, उसके वीडियोज़ वॉच करो, उसके बाद में ये एक्सरसाइज की तरफ देखो, ठीक है? तो आपको अच्छे से डिटेल समझ में आएगा। जिन्होंने ये देखा है उनको ये समझ में आता होगा और उनको लग रहा होगा कि मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रही हूँ और वही रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? 10 द साइक्लिस्ट इज़ एबल टू मेक अ टर्न इन द डायरेक्शन ही वॉन्ट्स। ये समझ में आया क्या? तो इसी की वजह से अब जो उसका बॉडी वेट है वो कौन बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो इसीलिए साइक्लिस्ट जो बाजू में उसको टर्न करना है, इसलिए वो टर्न कर सकता है। यानी यहाँ पे लिखा है 10 द साइक्लिस्ट इज़ एबल टू टर्न इन द डायरेक्शन ही वॉन्ट्स, ठीक है? ये समझ में आया क्या? तो इसीलिए बेंडिंग क्यों होता है, जो साइड में टर्न होना है क्यों झुकना पड़ता है थोड़ा सा, तो ये इसका आंसर है। और वो भी देखना है कि ये टू व्हीलर अगर चलाते समय बेंड करते हैं तो फोर व्हीलर को भी बेंड करेंगे क्या, तो वो भी देखना है आगे। तो अब सेकंड अपना क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ दैट एंगल। तो एंगल क्या है जो साइड में वो बेंड होता है, जो एंगल से वो बेंड होता है वो एंगल क्या है? तो द एंगल दैट द राइडर हैज़ टू लीन इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg। वो थीटा की वैल्यू क्या रहती है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg। समझ में आया? तो आगे देखो, आप थर्ड क्वेश्चन, उसका एक्सप्रेशन निकालना है आपको। एक्सप्रेशन फॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg। ये कौन सा एंगल है? दिस इज़ नोन एज बैंकिंग एंगल, यानी उसको बैंकिंग एंगल इतना बेंड होना पड़ता है। जो रोड का बैंकिंग एंगल है और तो वही एंगल से उसको लीन करना पड़ता है या बेंड करना पड़ता है, ओके? तो वो उसका एक्सप्रेशन वो भी अपना पूरा डिटेल में हुआ है, वही एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो देखो, तो यहाँ पे भी एक व्हीकल है जो वो कर्व रोड पे जा रही है, इसको कंसिडर किया है और इसका वर्टिकल सेक्शन लिया है, ये सब पूरा हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये व्हीकल जो है, n इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, mg इज इट्स वेट acting vertically downward. n can be resolved into two component, vertical component है n। अब मैं ये फास्टली पढ़ाऊँगी क्योंकि ये सब मैंने डिटेल में आगे पहले ही लिया है, तो आप वो प्लीज़ देखिएगा, ठीक है? n वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर रहा है? बैलेंसेस। आपको दिखाई दे रहा है वर्टिकल कंपोनेंट कौन है? n cos थीटा है। वो क्या कर रहा है? बैलेंसेस वेट mg विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट इक्वेशन n cos थीटा इज इक्वल टू mg। वैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन है? n sin थीटा। वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है? इट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन और इट बैलेंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो n sin थीटा इट इज़ इक्वल टू n sin थीटा की वैल्यू क्या है? mv स्क्वायर अपॉन r। ये अपना इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है? ये दो इक्वेशन कैसे आए, समझ में आया? तो उसके बाद में देखो, n sin थीटा की वैल्यू है mv स्क्वायर अपॉन r। अब फर्स्ट इक्वेशन था n cos थीटा इज इक्वल टू mg और सेकंड n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये था। तो क्या किया? 2 डिवाइडेड बाय 1 और उसको कैलकुलेशन होने के बाद में क्या मिला आपको? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg, ठीक है? ये पूरा डिटेल एक्सप्रेशन, ये बीच के सॉल्यूशन, बीच के जो स्टेप्स है वो वगैरह डिटेल में हमने अपने लेसन के टाइम देखा है, आप प्लीज़ उसको देखिएगा, ठीक है? तो ये है एक्सप्रेशन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg। इस प्रकार से उसको डिराइव किया गया है, ठीक है? अब फोर्थ क्वेश्चन कि अगर टू व्हीलर बेंड होता है तो वैसे फोर व्हीलर होता है क्या? तो ये पूछा है ना, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि लास्ट वाला क्वेश्चन कि अगर ये जो लीन है, वाई सच अ लीनिंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ फोर व्हीलर। फोर व्हीलर के लिए ये लीनिंग नेसेसरी नहीं है, क्यों? तो ये पूछा है। तो इसीलिए अब टर्न लेते समय, अब फोर व्हीलर है तो सपोज अ फोर व्हीलर टर्न ऑन अ कर्व रोड,
ओके, तो क्या है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये जो है अगर टू व्हीलर कंसिडर करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय द रोड एंड टायर, ठीक है। तो और कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ द टर्न। वही सेम वैसे ही है, बट जो कार की जो बॉडी है वो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द व्हील्स बाय स्प्रिंग्स एंड शॉक एब्सॉर्बर्स सो टू लीन अवे फ्रॉम द टर्न। तो ये जो कार की बॉडी है ये इसके लिए इंडिपेंडेंटली टर्न कर सकती है, क्योंकि कार की बॉडी को जो ये सब है वो व्हील ये करता है, यानी कार की बॉडी नहीं होगी, जो व्हील है उसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यानी ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन रोड एंड टायर, तो वो जो व्हील टर्न करते समय उसको ये करेगा, क्योंकि जो कार है वो कैसे है, फिजिकल कार की बॉडी, सॉरी कार यानी कार की बॉडी जो है वो फिजिकली इंडिपेंडेंट है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है अ कार ऑल्सो इनिशिएट्स अ टर्न बाय द यूज़ ऑफ फ्रंट व्हील्स। अब टर्न करना है तो कि पहले फ्रंट व्हील यूज़ करती है, बट द डिफरेंस इज़ दैट व्हाइल द टायर्स aim in the direction of the turn, centrifugal force causes the car's body, which is physically independent of the wheels by springs and shock absorbers, to lean away from the turn। यानी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सिर्फ व्हील के ऊपर रहेगा, और जो कार की बॉडी है इट इज़ फिज़िकली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, इट इज़ फिज़िकली इंडिपेंडेंट ऑफ द व्हील्स बाय स्प्रिंग्स एंड शॉक। वहाँ पे जो आप शॉकअप बोलते हैं तो वो लगाए जाते हैं। तो इसलिए ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो सिर्फ व्हील के लिए अप्लाई होगा, क्योंकि कार की बॉडी क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंट, और जो व्हील है वो किसको कनेक्ट करते हैं, स्प्रिंग्स एंड शॉकअप बोलते हैं ना आप, तो शॉक एब्सॉर्बर्स टू लीन अवे फ्रॉम द टर्न। इसलिए टर्न होते समय बेंडिंग से बचने के लिए तो ये क्या होगा, वहाँ पे कार में शॉकअप्स या स्प्रिंग्स लगाए जाते हैं। इसलिए अब टर्न हो रहा है तो सब व्हील पे आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या आप फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह जो है वो व्हील की तरफ है, और बीच में क्या है, शॉकअप है, स्प्रिंग्स है। तो इसलिए कार की बॉडी है उसको नेसेसरी नहीं रहता है कि फॉर द लीनिंग होना ज़रूरी नहीं रहता है, बेंडिंग करना ज़रूरी नहीं होता है व्हाइल टर्न ऑन द सर्कुलर रोड। हेंस सच अ लीनिंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ फोर व्हीलर। ओके, समझ में आया? तो आप इसको पढ़ लो। ये थोड़ा सा आपको ऐसा कठिन लग रहा होगा, पर बहुत ये आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मेरे वर्ड्स यूज़ करो, आप अपने वर्ड्स में, ओन वर्ड्स, आपके जो इजी वर्ड्स में भी आप इसको राइट कर सकते हो। ठीक है, ओके, समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अभी। ये सेकंड क्वेश्चन यानी 4 नंबर वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड्स एट डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, मिनिमम स्पीड निकालना है एट डिफरेंट लोकेशंस अलॉन्ग अब डिफरेंट लोकेशंस पर कहाँ पे, अलॉन्ग अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटी। इज जीरो स्पीड पॉसिबल एट द अपर मोस्ट पॉइंट। जीरो स्पीड पॉसिबल है क्या एट अपर मोस्ट पॉइंट? अंडर व्हाट कंडीशंस? ऑल्सो प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम टेंशंस और नॉर्मल फोर्सेस डिपेंड्स ओनली अपॉन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब धीरे धीरे, अब इसमें भी 2-3 आपको कितने के 2-3 क्वेश्चंस है। देखो कैसे कैसे कौन से क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, यानी एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये इसको यूज़ करके क्या करना है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड एट डिफरेंट लोकेशन। मिनिमम स्पीड का एक्सप्रेशन निकालना है, वी मिनिमम का एक्सप्रेशन निकालना है एट डिफरेंट लोकेशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
ये अपना हुआ है। और सर्कुलर मोशन कैसा चाहिए, कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटी। तो हमने ये पूरे लोकेशन का भी मिनिमम निकाला है, ए बी सी डी, ये चार पोजीशन के भी मिनिमम का एक्सप्रेशन आपको डिटेल में देखना है तो मेरे लास्ट वीडियोस देखिएगा। आज मैं ये डिटेल नहीं लूँगी, थोड़ा सा आपको बताऊँगी क्या लिखना है वही, ठीक है। तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन डिफरेंट लोकेशन पे भी मिनिमम स्पीड क्या है ये निकालना है फर्स्ट। तो दिस इज़ फर्स्ट सब क्वेश्चन। उसके बाद में क्या दिया है, इज ज़ीरो स्पीड पॉसिबल एट द अपर मोस्ट पॉइंट पे ज़ीरो स्पीड पॉसिबल है क्या। तो दिस इज़ सेकेंड क्वेश्चन। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन क्या है, अंडर व्हाट कंडीशंस, सॉरी ये सेकंड वाला ही क्वेश्चन था, इज ज़ीरो स्पीड पॉसिबल एट द अपर मोस्ट पॉइंट अंडर व्हाट कंडीशंस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम टेंशंस का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम टेंशन, अब टेंशन एक्सट्रीम यानी सपोज दीज आर द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ए एंड बी, तो जो डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम टेंशंस है दैट इज टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू 6 mg। ऐसा ये भी एक्सप्रेशन हमने मेरे लास्ट वीडियो में डिटेल से देखा था, आप प्लीज़ उसको वॉच करिएगा। तो टी बी माइनस टी ए ये जो एक्सप्रेशन है ये इसको प्रूव करना है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या है, प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम टेंशंस और नॉर्मल फोर्सेस डिपेंड्स ओनली अपॉन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसके ऊपर डिपेंड है, वेट आपको दिखाई दे रहा है mg, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द टेंशन, ये डिफरेंस माइनस जो साइन है इट इंडिकेट्स डिफरेंस बिटवीन द टेंशंस, डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम टेंशन, एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से हैं, ए और बी, तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको, 6 mg। तो इट डिपेंड्स अपॉन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, येस इट डिपेंड्स अपॉन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ऐसे 3 क्वेश्चन है 4 नंबर के क्वेश्चन में, तो उसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे लिखना है, मैं सिर्फ फटाफट बताऊंगी, ओके। तो ये है उसका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और आप भी आपके हिसाब से लिख सकते हो। ये हिंट है आपको, गाइडेंस है सिर्फ, ओके। तो देखो क्या है, पहले ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है ये बुक में की डायग्राम है। अगर आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप प्लीज़ बुक में की डायग्राम उसको ले सकते हो। वही डायग्राम है, सेम नोटेशंस मैंने यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे अगेन बॉब यानी पॉइंट मास को कंसिडर किया है एंड इट इज़ टाइड टू अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कंसिडर करना है अपने को वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन है यहाँ पे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंसिडर करना है। तो ठीक है, दैट इज स्ट्रिंग रोटेट्स इन अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग रोटेट हो रही है तो 4 पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है, ए बी सी एंड डी। ये 4 पोजीशंस पे आपको वी मिनिमम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 2 फोर्सेस एक्ट होंगे इसके ऊपर, बॉब के ऊपर, जो बॉब लगाया है, एक पॉइंट मास लगाया है, तो उसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट होंगे। एक तो पहला उसका फोर्स वेट ड्यू टू द इट्स वेट mg कैसा एक्ट हो रहा है, ये पोजीशन पे भी, ए पोजीशन पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि इट एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और सेकेंड फोर्स कैसा है, तो टेंशंस अलोंग द स्ट्रिंग टूवर्ड्स द सेंटर। जो टेंशन है देखो टी ए टी बी टी सी टी डी आपको जो दिखाई दे रहा है कि वो क्या है, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, और वो कैसा रहता है, टूवर्ड्स द, ये है सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जो टेंशंस आपको दिखाई दे रहा है उसके एरोज देखिएगा, इट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये 2 फोर्स एक्ट हो गए। सो रिजल्टेंट फोर्स उसका कैसा रहेगा वो ये साइड में दिखाया है। तो उसका रिजल्टेंट फोर्स जो है तो वो टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा, ठीक है, ये आपने देखा है। एंड अब क्या है, सिर्फ अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट पोजिशन ऑफ द बॉब। तो अब अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट पोजीशन के एक्सप्रेशन ये सब डिटेल में हुआ है, आप प्लीज़ वो मेरे वीडियोस देखिएगा। तो या आप बुक में कैसे रीड करो, फिर बाद में आपको ये जो आंसर मैंने कैसे लिखा है आपको अच्छे से और समझ में आएगा। प्लीज़ आप रीड करो उसको,
ठीक है। तो एट दिस पोजीशन ये आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट मैंने अपर मोस्ट पोजीशन के लिए स्पीड का निकाला है। तो अब अपर मोस्ट पोजीशन में आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि अपर मोस्ट पोजीशन यानी ए पोजीशन है, उसमें वेट mg फोर्स कैसा रहेगा, तो वेट mg की वजह से फोर्स रहेगा ये, और ये TA दिख रहा है टेंशन, तो इसके टेंशन एट पॉइंट ए, तो इसकी वजह से रहेगा ये फोर्स दोनों भी टूवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा। इसलिए अब कंबाइंड फोर्स क्या रहेगा एट पॉइंट ए विच इज़ नोन एज अपर मोस्ट पॉइंट, तो उसका क्या रहेगा mg प्लस TA इज इक्वल टू mv² अपॉन r, इसलिए ये आया है। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो अगर ये हो गया अपर बो स्पीड में mg टोटल फोर्स निकाला है mg प्लस TA इज इक्वल टू mva² अपॉन r, तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड पॉसिबल है ये पॉइंट में, ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन कि मिनिमम स्पीड पॉसिबल है क्या यहाँ पे। यस, मिनिमम स्पीड इज़ पॉसिबल एट दिस पॉइंट एंड हियर TA इज इक्वल टू, और वो कितनी हो सकती है, TA इज इक्वल टू ड्यू टू दिस टेंशन 0, व्हेन मिनिमम स्पीड इज पॉसिबल व्हेन द टेंशन TA इज इक्वल टू 0। अपर पॉइंट पे जब बॉडी जाती है तो टेंशन क्या रहता है, टेंशन की वैल्यू 0 रहती है, सो स्पीड कैसा रहता है, तो इट इज़ मिनिमल। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड एट दिस पॉइंट TA इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन TA की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो इक्वेशन ये आएगा mg इज इक्वल टू mva² अपॉन r, सो वी गेट द मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट A, दैट इज़ va इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg, ये वैल्यू निकाली है ये एक्सप्रेशन से। आप इसको डिटेल पढ़िएगा, मैं सिर्फ कैसे आंसर लिखना है वही बता रही हूँ, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, 11 क्वेश्चन आज देखने हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे लोअर मोस्ट पोजीशन। लोअर मोस्ट पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, आप डायग्राम देखो तो उसमें भी जो लोअर मोस्ट पोजीशन यानी बी पोजीशन है, बी पोजीशन पे टेंशन कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ पे mg है, और जो टेंशन है वो एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, तो ऐसा रहेगा ना, टेंशन ऊपर जा रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना उसका सर्कुलर मोशन, तो इसलिए TB ऊपर है और mg नीचे, तो इसलिए TB माइनस साइन आएगा, TB माइनस mg इज इक्वल टू mvb² अपॉन r, टोटल फोर्स ये रहेगा उसका, और इसीलिए उसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये है इक्वेशन नंबर अपना 3, ठीक है। तो अब ये जो है वाइल अगर ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो जो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे पूरा वो यहाँ से लेकर अब पूरा जो उसकी जो रेडियस रहेगी तो वो क्या होगा, तो उसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इट इज़ 2r। क्यों 2r, क्योंकि ये r है और ये r ऐसे मिलके 2r होगा, तो ये A पॉइंट से लेकर अगर B पॉइंट तक आ रहा है तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका 2r, और क्या बोला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो इसलिए mg इंटू 2r इज इक्वल टू हाफ B के हाफ mvb², काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², तो B के लिए क्या आएगा हाफ mvb² माइनस हाफ mva², ठीक है। तो इसीलिए इसको सॉल्व करने के बाद में Vb की वैल्यू आपको मिलती है, Vb इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5rg, दिस इज़ मिनिमम स्पीड एट पॉइंट B, ठीक है। तो ये सब डिटेल आप प्लीज़ देखिएगा, और वो वीडियो में कैसे आया है वो देखिएगा, और बाद में ये देखो, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या किया है फिर, कि जो एक्सप्रेशन आए हैं TB जो एट पॉइंट B और एट पॉइंट A उसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 और उसको सॉल्व करने के बाद में आपको यहाँ पे मिला है TB माइनस TA इज इक्वल टू 6 mg, ठीक है। तो ये क्या है, इसके ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है कि दैट इज़ दिस डिफरेंस इन द टेंशन इट इज़ डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, mg क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, ये सॉल्व करना है, आप देखो इसको, ठीक है, कैसा आंसर लिखना है, समझ में आया क्या आपको, तो इस प्रकार से ये आंसर लिखना है।
ओके। तो आगे दिया है थर्ड क्वेश्चन, यानी उसी का क्वेश्चन दिया है कि एक्सट्रीम, ये हो गया वेट mg, ये बीच में मैंने लिया है। तो ऑल्सो ये भी निकालना है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन में, यानी पोजीशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज एट सी एंड डी पोजीशन, तो उसका क्या है एक्सप्रेशन, वो आगे है। देखो ये है पोजीशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज एट सी एंड डी पोजीशन। तो क्या है वो, तो ये एक्सप्रेशन है। तो अब जब सी एंड डी पोजीशन पे स्ट्रिंग रहेगी, दैट इज़ सी पोजीशन यहाँ पे है, डी पोजीशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर स्ट्रिंग रहेगी तो वो कैसी रहेगी, इट इज़ तो इट्स वेट mg दैट इज़ फोर्स ड्यू टू द टेंशन इज ओनली फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर एज वेट mg इज परपेंडिकुलर टू द टेंशन, क्योंकि ये साइड सी पोजिशन पे वेट mg ऐसा रहेगा और टेंशन कैसा रहेगा ये, तो इसलिए दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर है ना। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये TC रहेगा, ये TD रहेगा, और ये उनका वेट mg कैसा रहेगा, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी दोनों कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर टू द टेंशन, वेट mg एंड टेंशन। तो therefore force due to the tension in the centripetal force used to change the direction of velocity and weight mg is used only to change the speed। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, यानी ये बी पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी ये कैसी रहेगी, इट इज़ सेम टू द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। यानी यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टोटल TE एट बी, टोटल एनर्जी एट बी पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी पोजीशन, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे मैंने वो वैल्यूज़ इंक्लूड किया है। तो अब यहाँ पे mgr पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे mgr लेनी है, और एट पोजीशन बी पोटेंशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पे 0 है। और एट पोजीशन सी तो mg और डिस्टेंस कितना आएगा, सिर्फ r रहेगा। ठीक है, तो इसलिए mgr है। ठीक है, ओके, उसको सॉल्व किया है। उसको सॉल्व करने के बाद में वी गेट द वैल्यू ऑफ स्पीड vc इज इक्वल टू vd, क्योंकि दोनों पोजीशन पे c एंड d पोजीशन पे स्पीड सेम ही रहेगी। इट इज़ इक्वल टू √3rg। ये डिटेल सब लिया है, आप प्लीज़ उसको देखिएगा। ठीक है, तो उसका भी टेंशन का डिफरेंस निकाला है, डिफरेंस इन द टेंशंस, दैट इज़ यहाँ पे c पोजीशन है, यहाँ पे a पोजीशन है, तो TC माइनस TA इज इक्वल टू 3mg। उसको कैलकुलेशन ये आप करके देखो, तो उसके बाद में वी गेट TC माइनस TA इज इक्वल टू 3mg। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 to 4 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, और इतना बड़ा नहीं आएगा, एक आधा क्वेश्चन सब क्वेश्चन जो है वो कट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा इतना बड़ा ये 4 मार्क्स के लिए डेरिवेशन हो सकता है। आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, और डिटेल आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे लास्ट वीडियोज़, प्रीवियस वीडियोज़ आप प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, उसको मैं रीड करती हूँ। डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ये सब अपना क्वेश्चन नंबर 2 में ही ये क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हुआ है, रिपीट हो रहा है। डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 में 4th वाला क्वेश्चन देखो आप, तो वही उसमें सिर्फ दिया है व्हाई इज़ इट यूज़फुल टू डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, से उसका आंसर यही है। अगर वो क्वेश्चन आप करते हो क्वेश्चन नंबर 2 में का 4 नंबर का, तो यही उसका आंसर है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला आंसर, सेम आंसर लिखना है ये इसके लिए। डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, डिफाइन इट। अब इसको डिफाइन भी करना है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड एंड इट डज नॉट डिपेंड। कैन यू लोकेट सम सिमिलैरिटी बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ गायरेशन में कुछ सिमिलैरिटी है क्या। ठीक है, ये एक है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये डिस्कस द नेसेसिटी, सेकेंड वाला है डिफाइन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है अपना ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स और नॉट डिपेंड्स, वो देखना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है अपना कि सिमिलैरिटी क्या है सेंटर ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। और लास्ट 5th वाला बोला है व्हाट कैन यू इन्फर इफ़ ए यूनिफॉर्म रिंग एंड यूनिफॉर्म डिस्क हैव द सेम रेडियस ऑफ गायरेशन। ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे कौन था,
कोन के लिए पूछा गया था, यानी ये भी सेम ही है, वही एनालॉजी है, ठीक है। तो इस प्रकार से सब क्वेश्चंस उसमें है। तो देखेंगे आंसर क्या है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आंसर का, ओके। हाँ, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है नेसेसिटी ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। मैंने जैसे बताया कि वही सेम आंसर लिखना है, तो वही आंसर ये जो है सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने 1 लिखा है गलती से, यहाँ पे 2 चाहिए, 2 का 4 नंबर, ठीक है। तो और रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय क्या है, आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n mi/r² स्क्वेयर, ठीक है। तो नाउ इफ वोल मास m ऑफ द बॉडी इज एट अ रेडियल डिस्टेंस k फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी अगर ये अपनी रिजिड बॉडी है और दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट रोटेट्स विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, और अगर ये जो बॉडी है सपोज इट इज़ एट डिस्टेंस k फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, के से के डिस्टेंस पे है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये बॉडी है सपोज, तो क्या है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स द सेम अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन के इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। ये सब हुआ है। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर, तो के इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम, वेयर के इज़ नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये डिस्टेंस ही है, इसलिए एसआई यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और सॉरी सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर एंड एसआई यूनिट इज मीटर। एंड व्हाट आर द डायमेंशंस, ओनली लेंथ इज प्रेजेंट, सो L1 M0 T0 आर द डायमेंशंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। समझ में आया। तो अब नेक्स्ट देखेंगे व्हाट फैक्टर्स, ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स। तो रेडियस, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। तो रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पोजिशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके ऊपर डिपेंड रहता है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो और किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता, तो रेडियस ऑफ गायरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी, किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता, मास ऑफ द बॉडी। अब आप तो बोलोगे के फॉर्मूला में क्या है, अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम, आपको ये ब्रैकेट दिख रही है ना, कर्ली ब्रैकेट, तो ये सिर्फ आपको नोट करने के लिए है, ये एग्जाम में लिखना नहीं, आंसर में भी लिखना नहीं है, सिर्फ आपके नोटेशन के लिए मैंने दिया है कि देखो क्या दिया है, एज आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम। तो अगर के की वैल्यू में आई की वैल्यू इंसर्ट करते हो, दैट इज आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर अपॉन एम, दिस एम कैंसल, सो वी से दैट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। तो यहाँ पे वही मैंने ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, एज आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर एंड के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम, इट इज़ इक्वल टू ये दिया है एम आई इज़ अ फंक्शन ऑफ एम, सो मास कैंसल्स इन द अबव इक्वेशन, देयर फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये रीज़न बताया है आपको लिखना है एग्जाम में तो लिख सकते हो, वैसे नहीं लिखा ये तो चलेगा, इसलिए मैंने ये कर्ली ब्रैकेट लिखा है, ये नॉट फॉर एग्ज़ाम, यहाँ पे NFE इसलिए नॉट फॉर एग्ज़ाम इसलिए लिख के दिया है, ठीक है। अब क्या है सिमिलैरिटी बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसमें कई सब क्वेश्चन सिमिलैरिटी between center of mass and radius of gyration। तो center of mass क्या है, it is the mean value of average over all the little bits of mass। मेन वैल्यू है सब एवरेज मास की, ठीक है, बिट्स ऑफ मास उसकी, पर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, इट इज़ द रूट मीन, रूट में दिखाई दे रहा है ना, रूट मीन स्क्वेयर ऑफ अगेन एवरेज ओवर ऑल द लिटिल बिट्स ऑफ मास। ये भी क्या है, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ही है किसकी, मास की, लिटिल बिट्स ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास भी क्या है, मीन वैल्यू ऑफ एवरेज ओवर ऑल द लिटिल बिट्स ऑफ मास, दोनों में मास इंक्लूड है, तो इसलिए यही सिमिलैरिटी है बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके। तो अब ये थर्ड क्वेश्चन है अपना कि इन्फरेंस इफ़
यूनिफॉर्म डिस्क एंड यूनिफॉर्म रिंग हैव द सेम रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो मैं न्यू पॉइंट जैसा स्टार्ट होती कर रही हूँ तो वैसे यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है। आप भी आंसर में आपको भी ऐसे हेडिंग अगर देते हो तो वैल्यूएशन अगर आपका होता है जब होगा यानी चेकिंग करते समय चेकर को भी बहुत इजीली समझ में आता है कि हाँ इसने पूरे सॉल्व किया है। तो ऐसे आप हेडिंग मेरे जैसे डालने की आदत प्लीज़ डालिएगा। तो क्या है क्योंकि अपना लास्ट वाला क्वेश्चन उसमें का पूछा गया है कि ये इसमें पूछा गया है कि लास्ट वाला कि व्हाट कैन यू इन्फर इफ़ यूनिफॉर्म रिंग एंड अ यूनिफॉर्म डिस्क हैव द सेम रेडियस ऑफ गायरेशन। इन्फरेंस पूछा है कि आप क्या बोल सकते हो, क्यों यानी आप क्या इन्फरेंस निकाल सकते हो, कंक्लूजन निकाल सकते हो कि यूनिफॉर्म डिस्क एंड यूनिफॉर्म रिंग का सेम ही रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों है, आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन रहता है। तो यूनिफॉर्म डिस्क और यूनिफॉर्म रिंग में अगेन वो डिस्ट्रीब्यूशन सेम होने की वजह से और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होने की वजह से रेडियस ऑफ गायरेशन भी सेम है, इसलिए ये ही कंक्लूजन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि फॉर यूनिफॉर्म डिस्क एंड यूनिफॉर्म रिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैविंग द वैल्यू, क्या वैल्यू है, आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। सो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, के इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम। उसको सॉल्व करके क्या आता है, इट इज़ आर अपॉन रूट 2। द रेडियस ऑफ गायरेशन गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हुआ है। तो फॉर यूनिफॉर्म डिस्क एंड यूनिफॉर्म रिंग सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज सेम सो देयर वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन आर सेम। ठीक है, तो ये आंसर है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी सेम है, और रेडियस ऑफ गायरेशन सेम है मीन्स व्हाट कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है। ठीक है, तो ये आंसर है। समझ में आया, यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा जल्दी लेती हूँ क्योंकि ये सब हुआ है लास्ट मेरे वीडियोस में, आप प्लीज़ वॉच करिएगा, इसको बुक में से पढ़िएगा, फिर आपको ये बहुत सारा डिटेल समझ में आएगा। आज मैं सिर्फ आपको आंसर दिखा रही हूँ कि कैसा आंसर लिखना है। ओके, तो स्टेट द कंडीशंस अंडर विच द थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस आर एप्लीकेबल। स्टेट द रिस्पेक्टिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं, जो थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्टेट कंडीशंस अंडर विच द थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस आर अप्लीकेबल। क्या कंडीशन है कि वो कंडीशन पे ये अप्लीकेबल है वो लिखना है, और उसका फिर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है पैरेलल एक्सिस का जैसे और परपेंडिकुलर एक्सिस का जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल का, सिर्फ उसको स्टेट करना है, सिर्फ बताना है, उसको डिराइव नहीं करना है। ठीक है, तो ये थ्योरम डिराइव नहीं करना है यहाँ पे, उसके सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है और वो कंडीशन लिखना है कि जहाँ पे ये अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर है। आप इसका ये स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो आंसर में आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लिया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब अप्लीकेबल है, इट डिटरमाइंस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस गिवन दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एन ऑब्जेक्ट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। यानी अगर ये रिजिड बॉडी है तो जो एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड एनी एक्सिस, ये बॉडी जहाँ पे है तो इन दोनों का सपोज डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस इज h, तो तब अप्लीकेबल कब है, दिस थ्योरम इज अप्लीकेबल कब, टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस। कौन से भी एक्सिस के अलॉन्ग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो, और गिवन दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अब पहले गिवन कौन सा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है वो। ठीक है, थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। ओके, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है उसका, आई जेड इज इक्वल टू, आप सिर्फ आई ओ भी लिख सकते हो, आई जेड भी लिख सकते हो। तो सपोज जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसको आई जेड बोला है, आई जेड इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर। और आई सी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल एक्सिस के लिए। अब परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो।
परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए क्या है दिस, ये थ्योरम कहाँ अप्लीकेबल है, फॉर द प्लेन लेमिना, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस passing in its own plane intersecting each other at the point through which the perpendicular axis passes. तो ये थ्योरम जो है it is most useful when considering a body which is at regular form, that is body कैसी चाहिए, symmetrical चाहिए, about 2 out of 3 axis. तो दो अप्लीकेबल कब है, 3 एक्सिस के 3 एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये यूज़फुल कब है, व्हेन कंसिडरिंग अ बॉडी विच इज़ ऑफ रेगुलर फॉर्म, और सिमेट्रिकल अगर बॉडी है तभी ये यूज़फुल है ये थ्योरम, ठीक है। तो इफ़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज नोन देन दैट अबाउट द थर्ड में बी कैलकुलेट। अगर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर परपेंडिकुलर एक्सिस में अगर दोनों का मोमेंट ऑफ ये दोनों का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है तो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कब अप्लीकेबल है, इसलिए ये दिया है कि एक तो प्लेन लेमिना के लिए है और बॉडी कैसी चाहिए, इट इज़ सिमेट्रिकल, दैट इज़ रेगुलर फॉर्म, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, वेयर आई जेड इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड एक्सिस, ix is the moment of inertia of x axis, iy is the moment of inertia of y axis, ठीक है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट निकाल लो और आप अपने वर्ड में भी इसका आंसर लिख सकते हो। मुझे जैसा लगता है मैंने मेरे व्यू से ये आंसर आपको लिख के दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये भी अपना हुआ है, डिटेल में हुआ है, डिराइव एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एंगुलर मोमेंटम विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी। अब एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय द नोटेशन L, इट इज़ इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, तो इट इज़ इक्वल L इज इक्वल टू क्या रहता है, इट इज़ L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, तो ये एक्सप्रेशन भी अपना डिटेल में हुआ है। मेरे प्लीज़ वीडियोस देखो आप, नहीं तो आप उसको बुक में तो भी रीड करो, अगर नहीं देखे आपने वीडियो तो उसको रीड करके आप इसको देखो, क्योंकि मैं अभी ये पूरा के पूरा आपको डिराइव करके नहीं बताऊँगी। L इज इक्वल टू आई ओमेगा। आपको अब आंसर दिखाती हूँ, ये आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हमने डिटेल में डिराइव किया है, तो अभी इस पे ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो ये जो डायग्राम है आपको बुक में मिल जाएगी, अगर यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है तो आप वो बुक में की डायग्राम आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन रिजिड बॉडी कंसिडर की है, रोटेटिंग विथ अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट हो रही है। एन आर कैपिटल N आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और उनके मासेस है M1 M2 Mn। R1 R2 Rn जो दिखाई दे रहा है दे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब ये अगर ये है ऑब्जेक्ट अगर रोटेट हो रहा है तो उसके पार्टिकल्स क्या परफॉर्म करेंगे, ये जो पार्टिकल्स है दे परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। अगर ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या परफॉर्म करेंगे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। तो उसका स्पीड कैसा रहेगा, v1 v इज़ द लीनियर स्पीड, सो फॉर फर्स्ट पार्टिकल इट इज़ v1 एंड इट इज़ v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा एंड vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। सो लीनियर मोमेंटम, इट इज़ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है p इज इक्वल टू m इंटू v। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए p1 इज इक्वल टू m1 v1। अब v का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये भी आपको मालूम है। तो इसको सब्सटीट्यूट किया है सिर्फ m1 r1 ओमेगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ v1, ठीक है। तो इसी समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, अब P2 का दिया है, P2 इज इक्वल टू M2 V2 इज इक्वल टू M2 R2 ओमेगा, Pn ऐसा लिया है। अब L क्या है, L इज़ नोन एज एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन L इज इक्वल टू वेक्टर L इज इक्वल टू R क्रॉस P इन वेक्टर फॉर्म। सो इट इज़ R टाइम्स P। तो यहाँ पे इसलिए P1 R1 मैग्नीट्यूड में निकाला है, P1 R1 इज इक्वल टू, अब R1 P1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जो निकाली है M1 R1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे R1 है, R1 स्क्वायर ओमेगा, ऐसे L2 की वैल्यू Ln की वैल्यू, ओके। तो एज सभी जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है बोथ आर, ऑल द मैग्नीट्यूड्स आर अल्जेब्रिकली एडेड, इसलिए उसको सबको ऐड किया है। तो ये कॉमन ओमेगा कॉमन निकाला है, जो ब्रैकेट का है इट इज़ नोन एज आई,
आई की वैल्यू ब्रैकेट में आ रही है, तो वी गेट एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। इसको डिटेल में हमने लेसन करते समय, लेसन को मैंने पढ़ाया है डिटेल में, तो तब ये एक्सप्रेशन हुआ है। ठीक है, सिर्फ कैसा लिखना है वो आपको दिखाया है। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग द टॉर्क विथ एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर अ रिजिड बॉडी। टॉर्क इज डिनोटेड बाय टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। ये इक्वेशन आपको डिराइव करना है। ये भी इक्वेशन मैंने डिटेल में पढ़ाया है, सिर्फ कैसा लिखना है आपको मैं दिखाती हूँ। टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये डायग्राम दिखाई दे रही है, वही सेम डायग्राम है, आप अपने बुक में से भी निकाल सकते हो। तो वही सेम एक्सप्लेनेशन है पहले वाला। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे कंसिडर करना है लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा रहता है फर्स्ट पार्टिकल के लिए, A1 इज इक्वल टू R1 अल्फ़ा, ऐसे एन पार्टिकल के लिए RN इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू RN अल्फ़ा रहेगा। बाकी सेम वैसे ही है। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो ये यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकालिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन रहता है ना, F इज इक्वल टू M इंटू ए रहता है। तो ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद में वी गेट FN इज इक्वल टू MN RN अल्फ़ा। ठीक है, तो टॉ की वैल्यू कैसी रहती है? वेक्टर टॉ इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F इन वेक्टर फॉर्म ऐसा रहता है। तो उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म यहाँ पे लिखा है F1 R1। ठीक है, उसकी वैल्यू F1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है यहाँ पे, वी गेट दिस। और व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या आता है, यानी सबको ऐड करना है और इसको कॉमन निकालने के बाद ये जो ब्रैकेट है ये क्या है? आई है। तो वी गेट टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। डिटेल में आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ या बुक में से आप प्लीज़ पढ़ो इसको। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ आंसर कैसे लिखना है वो इन्हें दिखाया। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये भी हुआ है अपना। यूज़ अ सुटेबल इलस्ट्रेशन। डू वी यूज़ इट इन आवर डेली लाइफ व्हेन। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है, स्टेट एंड प्रूव करना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसका इलस्ट्रेशन देना है। ये सेकंड क्वेश्चन है उसमें का। और डू वी यूज़ इट इन आवर डेली लाइफ व्हेन, कब इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं क्या, और कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 क्वेश्चन को आंसर लिखना है। तो आंसर मैं बताती हूँ आपको। दिस इज़ द आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, तो इसमें ये जो पहले दिखाई दे रहा है कि स्टेटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट है। क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्क एल इज़ कांस्टेंट, यानी एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व। ठीक है, एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क अगर एब्सेंट है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो ये एक्सप्रेशन है, तो इस प्रकार से लिखना है। तो एल इज इक्वल टू क्या रहता है? आर क्रॉस पी रहता है। अब डिफ्रेंशिएट किया है ये इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में, यहाँ पे आप सेकंड स्लाइड दिखाती हूँ, तो ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद में आपको ये आंसर मिला है। और अब क्या करेंगे? dr/dt की वैल्यू v सब्सटीट्यूट की है, dp/dt की वैल्यू f सब्सटीट्यूट की है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो वी गेट P और P इज इक्वल टू MV को सब्सटीट्यूट करेंगे। इसको डिटेल आप प्लीज़ सॉल्व करिएगा। अब मैं ज़्यादा इसको डिटेल आपको बताती नहीं हूँ, डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको देख लो। सो वी गेट व्हेन T की वैल्यू अगर 0, टॉर्क इज इक्वल टू 0 अगर सब्सटीट्यूट करने के बाद में वी गेट dl/dt, यानी डेरिवेटिव अगर 0 है तो फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट है। तो L इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये प्रूव हो गया है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट अभी देखेंगे, तो इलस्ट्रेशन क्या है? डाइविंग इन ए स्विमिंग पूल। ये भी हुआ है। डाइविंग इन ए स्विमिंग पूल, आपको मालूम है कि अगर डाइविंग करना है स्विमिंग पूल में तो डाइवर्स को स्ट्रेच, बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। क्यों स्ट्रेच करते हैं? टू इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और स्ट्रेच क्यों करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करने के लिए। और जब बोर्ड यानी डाइविंग हो गया है, बोर्ड को अगर लीव करते हैं तो दे फोल्ड देयर बॉडी। अब बॉडी को वो जो स्ट्रेच किया था बॉडी को, तो उसको वो फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसके और इस वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी और दे कैन कंप्लीट
more rounds in the air. Again, while entering into water, they stretch their body into a streamlined shape. This allows them a smooth entry into the water. ये है illustration of एंगुलर मोमेंटम डाइविंग. अगर स्ट्रेच करते हैं क्योंकि टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फोल्ड बॉडी को क्यों करते हैं? टू डिक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. अब डेली लाइफ वाला एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इन आवर डेली लाइफ, द राइडिंग अ बाइसिकल और मोटरसाइकिल. ये येस, वी यूज़ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन आवर डेली लाइफ. ठीक है, ये आंसर दिया है. और कौन सा है एग्जाम्पल? मैंने 2 दिए हैं, आप एक भी लिख सकते हो. राइडिंग अ बाइसिकल और मोटरसाइकिल, दिस इज़ फर्स्ट एग्जाम्पल. एंड सेकंड, फैन का एग्जाम्पल है. अ फैन टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू स्लो डाउन इफ़ वन सिंपली टर्न्स ऑफ द पावर बंद करने के बाद में फैन स्लो डाउन होने के लिए बहुत टाइम लगाता है. द टॉर्क ड्यू टू द पावर सप्लाई बैलेंसेज द अपोजिट टॉर्क ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड द एयर दैट द फैन बोज वंस द फैन स्पिन्स अप. आपको ये रीज़न लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ ये एग्जाम्पल आपने लिखा तो भी चलेगा. ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ आप एग्जाम्पल लिख सकते हो. ओके, तो ये यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन. डिस्कस द interlink between the translational, rotational and total kinetic energy of a rigid body that rolls without slipping. तो इंटरलिंक यानी रिलेशन देखना है. रिलेशन क्या है? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट दैट रोल हो रहा है विदाउट स्लिपिंग. तो आपको मालूम है रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशंस. फर्स्ट, अब आपको दिखाई दे रहा है आंसर. ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. तो ये सब हुआ है अपना. मैं फटाफट सिर्फ आपको 2 मिनट में बता रही हूँ, सिर्फ पढ़ा नहीं रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको कम ज़्यादा लगता होगा, तो उसके लिए सॉरी. क्योंकि मैं फास्ट इसलिए ले रही हूँ कि आपको सिर्फ आंसर बताने हैं, मुझे दिखाने हैं, बाकी कुछ नहीं. पर सिर्फ आंसर दिखाने से ज़्यादा मैं थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ, इतना ही है फ़र्क. ओके, तो रोलिंग मोशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मोशन. फर्स्ट मोशन इज़ सर्कुलर मोशन अबाउट इट्स सिमेट्रिकल एक्सिस एंड लीनियर मोशन. ओके, और ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन. तो इसलिए बॉडी पोजेसेस 2 टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इट इज़ अ सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. यही इस स्लाइड में बताया गया है. ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट देखो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट क्या दिया है? तो इसलिए अगर ई की वैल्यू क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशनल इज हाफ आई एम वी स्क्वायर, रोटेशनल इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. उसको सॉल्व करने के बाद में वी गेट टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये सब हुआ है अपना लेसन. मैंने जब पढ़ाया तब सब ये डिटेल लिया है, आप प्लीज़ उसको देखो. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट विदाउट स्लीपिंग. ओके, ठीक है. तो नेक्स्ट देखेंगे, ये हो गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे. तो ये समझ में आया ना कि व्हाट इज़ द इंटरलिंक बिटवीन द टोटल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी. तो ये है उसका इंटरलिंक. टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जीज, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी. ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. 11 लास्ट क्वेश्चन है ये, थ्योरी क्वेश्चन. उसके बाद में न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे. ओके, तो 11 वाला क्या है? अ रिजिड ऑब्जेक्ट इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन अलोंग द ट्रैक एंड द स्पीड आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ सर्टन वर्टिकल डिस्टेंस. ठीक है, अब रिजिड बॉडी है, इट इज़ रोलिंग डाउन थ्रू एन इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन से ये रिजिड बॉडी रोल हो रही है. ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन देम इज एस एंड इट इज़ फ्रॉम द ग्राउंड हाइट इज़ एच. ये देखा है. ठीक है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन अलोंग द ट्रैक. ये ट्रैक पे उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, और एंड स्पीड आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ सर्टन वर्टिकल डिस्टेंस. और स्पीड अगर ऐसा आता है वर्टिकल डिस्टेंस से, उसका स्पीड क्या है? v इज इक्वल टू वो भी निकालना है. ठीक है, ये दोनों भी एक्सप्रेशन हुए हैं अपने, वही एक्सप्रेशन रिपीट है, इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी. देखो,
ये एक्सप्रेशन हुआ है अपना एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन अलोंग द ट्रैक एंड द स्पीड आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ सर्टन वर्टिकल डिस्टेंस। आपको दिखाई दे रहा है वही है, ठीक है। अगेन वी से दैट ई इज इक्वल टू ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल, तो उसको फिर से ये रिपीट हुआ है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अपोजिट साइड यानी एच अपॉन S is the distance from the top and bottom position, so H is equal to S into sin theta। ये वैल्यू निकाली है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे v की वैल्यू निकाली है। ये डिटेल आप प्लीज़ मेरे वीडियो देखिएगा, उसमें आपको डिटेल एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करना है मैंने बताया है, ठीक है, पूरा पढ़ाया है। ये मैंने v की वैल्यू निकाली है। उसके ऊपर से लीनियर डिस्टेंस s इज इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा है। तो यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन को अप्लाई किया है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। तो हियर जो इनिशियल वेलोसिटी है u को ज़ीरो करेंगे और v की वैल्यू जो निकाली है उसको सब्सटीट्यूट करेंगे और ये आपको दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद में नेक्स्ट देखो, ये a की वैल्यू ली है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सबका। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन अलोंग द ट्रैक। क्या है, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। समझ में आया। v की वैल्यू भी यहाँ पे निकाली है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। v इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है v की वैल्यू। अब a की वैल्यू भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इक्वेशन गिव्स एक्सिलरेशन अलोंग द ट्रैक फॉर ड्यूरिंग प्योर रोलिंग। अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो, ठीक है। तो फॉर प्योर स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन, अगर सिर्फ स्लाइडिंग हो रहा है विदाउट फ्रिक्शन तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है जी साइन थीटा एंड v की वैल्यू आती है ये जो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू ये जो है 1 आती है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा और v की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ अंडर रूट ट्वाइस जी एच। वाइल रोलिंग द रेशो इज ट्रांसलेशनल के इज टू रोटेशनल के इज टू टोटल के इज क्या आता है, रेशो 1 इज टू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए ये मैंने लिख के दिया है, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार से हमने पूरा ये थेरी क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे वीडियो में आप देखोगे कि न्यूमेरिकल्स जो दिए हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक, तो ये सब भी न्यूमेरिकल्स है। तो इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो उसको वॉच करिएगा। तो उसमें मैंने वो वीडियो में भी अभी डालूँगी वो वीडियो में, तो उसमें पूरा आपको जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करके बताऊँगी, ठीक है। तो ये अभी आपको आंसर्स कैसे राइट करना है, थेरी आंसर्स ये आपको दिखाई दिया है और आप आपके हिसाब से उसको राइट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने जैसे लिख के दिया है वैसे लिखो, पर जैसे स्टाइल कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया है। आप अपने ओन वर्ड्स में भी उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आज के दिन यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। अगले मेरे वीडियो में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज में के जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइस समझ में आया। आज के लिए थोड़ा सा फास्ट इसलिए लिया है कि ये सब रिपीट मैंने मेरे वीडियो लेक्चर्स में लिए हैं लेसन पढ़ाते समय, तो इसलिए मैंने ये फास्टली लिया है, ठीक है। तो आज के दिन इतना ही करते हैं। अगले मेरे वीडियो में मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। एक्सरसाइज में जितने न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको राइट करके लर्न कर लो, ओके। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।